डायबिटीज मैनेजमेंट वेबिनार सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा पहला दिन सुबह में योग प्राणायाम का सेशन हो चुका है। मैं विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन विभू टीम और महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से और साथ में हमारे स्वास्थ्य समिति के भी संयोजिका है डॉक्टर इंदिरा मुंदड़ा जी नांदेड़ से, और महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा श्रीमती अनुसुया जी मालू। हमको इन लोगों का साथ मिला और विभू की ये जो पहल जो 1 अक्टूबर 2020 में शुरू हुई, आज हमारे साथ वो भी जुड़े हैं 1 जनवरी से, और ये स्पेशल वेबिनार सीरीज का आयोजन किया गया है डायबिटीज मैनेजमेंट विथ आयुर्वेदा, होम्योपैथी, योग, प्राणायाम, सुजोग, डाइट, यज्ञोपैथी, काउंसलिंग और ऐसी सारी चीज़ें, नेचुरोपैथी, जिनसे हमें पता नहीं होता है, हम इतना जागरूक नहीं होते हैं कि इनसे भी हमें बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है और हमारी जो दवाइयों पर निर्भरता है वो कम हो जाए। उसका मूल उद्देश्य वही है। पहले मैं विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। तो हमारे पिताश्री पूज्य श्री विष्णुदास जी भुतड़ा और माता जी श्री विजय लक्ष्मी जी भुतड़ा दोनों के पावन स्मृति में प्रेम स्मरण में यह फाउंडेशन बनाया गया 2016 में, और इसका उद्देश्य है सेवा, सहयोग और स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य का एक सेक्शन जो है वयस्क जनों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए जो बनाया गया है वह है विभू। विभू या शब्द भी अपने आप में बहुत अनूठा है, क्योंकि विभू शॉर्ट फॉर्म है विष्णुदास जी भुतड़ा विभू और विजय लक्ष्मी जी भुतड़ा विभू, और विभू का अर्थ होता है सर्वव्यापक। ईश्वर सर्वव्यापक परमात्मा हमारे, उसका मतलब भी विश्व विभू है। तो इस विभू की पहल हुई थी 1 अक्टूबर को, और हम लोग ये जो फाउंडेशन 2016 में शुरू हुआ है उनकी याद में, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कोरोना काल था अभी, तब हमें ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा, ऐसी प्रेरणा हुई कि सीनियर सिटीजन्स कहीं ना कहीं बहुत लॉकडाउन के कारण वो लोग कहीं विजिट नहीं कर पा रहे हैं, अपनी तबीयत के लिए डॉक्टर्स को विजिट नहीं कर पा रहे हैं, और घर पर भी एक दूसरे, मतलब अकेले ही अगर हम योग प्राणायाम करें तो कहीं ना कहीं हमारा आलस हो जाता है और नियमित रूप से नहीं हो पाता है। तो हमने सोचा कि ऐसा कोई ग्रुप बने जिसमें हम एक दूसरे को प्रेरित करके रेगुलर नियमित रूप से योग प्राणायाम करें, कुछ बातों का आदान प्रदान हो, अच्छे अच्छे विचारों का आदान प्रदान हो, और उसके साथ साथ हम कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स लोगों से भी बातचीत करते रहें जिससे हमें हमारी छोटी मोटी समस्याओं का ऑनलाइन भी समाधान हम कर सकते हैं, और उनको अपनी बात, अपनी जो भी समस्या है वो पूरे विस्तारित रूप से भी बता सकते हैं, या आप छोटी मोटी चीज़ों से रोज दैनंदिन उपयोग में लाकर उस क्रियाओं से, उन प्रोसीजर से आप लाभ पा सकते हैं। उसी के बाद जब हमारा महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन से बातचीत हुई, तो हमने यह डायबिटीज मैनेजमेंट के ऊपर विशेष कार्यशाला लेने का सोचा। तो आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे विशेष इस कार्यशाला की बात यह है कि यह बिल्कुल भी निशुल्क है। ये आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल निशुल्क है, और इसमें जो भी सारी स्पीकर्स टीम है, ये पूरी स्पेशलाइज्ड स्पीकर्स टीम है, जिसमें आपको स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन, आपको जो भी टॉक होगा वो आपको आपकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए अलग अलग टॉपिक्स पे अभी तक के टॉक हुई है, और अब डायबिटीज़ पर हम लोगों ने सोचा कि सारे स्पीकर्स एक ही टॉपिक पर बात करेंगे और पता करेंगे कि क्या क्या हमारे लिए उपयोगी, लाभदायी पैथीज में, ये सब पैथीज में क्या क्या है जो हम ले सकते हैं। इंडिया में अभी गवर्नमेंट सर्वे के अनुसार करीब करीब 11.8% लोग जो है वो डायबिटीज से ग्रसित है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। हम जब कोरोना की बात करते हैं, मुझे लगता है कि वो जो पैंडेमिक है
उससे भी बड़ा यह डायबिटीज़ जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा अभी लोगों को जकड़ चुकी है और अंदर से वो एकदम झंझोर देती है, खोखला कर देती है। तो अगर शुरू में ही अगर हमें पता रहे कि बहुत सारी ऐसी नेचुरल चीज़ों से, अपनी दिनचर्या से, आहार से, आयुर्वेद, होम्योपैथी से भी हम ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं, जो जिससे हमारी इंसुलिन पे डिपेंडेंस या दवाइयों पे डिपेंडेंस कम हो जाए। तो शुरू करते हैं। हमारे साथ है आज की स्पीकर डॉक्टर सोनाली मानधने जी, जो जालना से हैं। उनके बारे में संक्षिप्त परिचय। विभू की कन्वीनर हमारी सारा जो कोऑर्डिनेशन, पूरे जितने भी आप लोगों से बातचीत करना है, और वो करती हैं पूजा जी ठक्कर। पूजा, प्लीज़ आप गेस्ट को इंट्रोड्यूस जी कर दीजिए। जी दीदी, जय श्री कृष्णा। सभी विभूजन को जय श्री कृष्णा। आज हमारे साथ है आयुर्वेदिक डॉक्टर डॉक्टर सोनाली श्याम मानधने जी, जिन्होंने बीए एमएस एमडी गोल्ड मेडलिस्ट है वो, और वो 12 इयर्स 12 सालों से जालना में प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका प्रैक्टिसिंग प्योर आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा ट्रीटमेंट में है, और वो स्पेशलाइज है हेयर फॉल एंड स्किन ट्रीटमेंट के लिए। तो आज हमारे साथ बहुत अच्छी डॉक्टर सोनाली दीदी जुड़े हैं, जो हमें आयुर्वेद से डायबिटीज के लिए गाइड करेंगे। जय श्री कृष्ण सोनाली दी। जय श्री कृष्णा। थैंक यू पूजा जी और रानी चाची, मतलब चाची है मेरे, इसलिए मैं चाची बोलूंगी। तो आज बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही कॉमनली मतलब लोग सारे इसको फेस कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हर फैमिली में एक या दो मेंबर्स डायबिटीज से जुड़े हुए हैं, और बहुत सारी मेडिसिन खा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। एक प्रॉपर वे में इसके लिए गाइडेंस भी चाहिए, इसके कॉम्प्लिकेशन से कैसे बचना है। बहुत लोग को इसका अवेयरनेस नहीं होता है, सिर्फ गोली लग गई है इसीलिए रोते रहते हैं, या फिर जैसा फॉलोअप होना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं। छूटते रहते हैं, वहां से भागना शुरू करते, सोचते हैं कि हम सिर्फ गोली खा रहे हैं तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो बेसिकली हमने पहले समझ लेना चाहिए कि डायबिटीज है क्या, यानी प्रमेह आयुर्वेदा में कहा जाता है। तो हम लोग पहले जैसे इन जनरल एलोपैथी के हिसाब से बोलो, मॉडर्न साइंस के हिसाब से डायबिटीज होता क्या है और उसको कैसे, मतलब उसके उससे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और फिर हम आयुर्वेदा के बारे में उसके बारे में जानेंगे। आज पहले हम देखेंगे कि डायबिटीज मेलाइटस इसका नाम होता है, एंड इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। जनरली इसका जो एक कॉमन फीचर होता है वो हाइपरग्लाइसीमिया, यानी ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। बेसिकली डायबिटीज जो होता है ना, तो एक पैनक्रियाज नाम का एक ऑर्गन है अपने बॉडी में, जहाँ से एक हार्मोन सिक्रीट होता है। उसमें कुछ सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स, उसमें से एक हार्मोन सिक्रीट होता है इंसुलिन नाम का। वो इंसुलिन बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है इसको ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रखने के लिए। तो इंसुलिन दो टाइप से, इधर इंसुलिन बन ही नहीं रहा है या बन रहा है लेकिन आपके जो सेल्स है या आपके बॉडी के सेल्स जो है वो उसका उसमें रेजिस्टेंस है, यानी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये दो कारणों से डायबिटीज होता है। यूजुअली जो डायबिटीज जो होता है, मतलब एक जनरल हम मेटाबॉलिज्म समझ लेते हैं कैसा होता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊंगी। जो हम फूड ले रहे हैं ना, उसको धीरे 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 अंदर अपने इसमें मेटाबॉलिज्म होते रहता है ना, चयापचय होता है। लास्ट एंड प्रोडक्ट, यानी हर सेल जो होता है उसको एनर्जी चाहिए होती है, इसके लिए हम खाना खाते हैं। तो वो एनर्जी जो होती है ना, वो ग्लूकोज के फॉर्म में मिलना चाहिए। तो एंड प्रोडक्ट जो होता है हर फूड का, वो ग्लूकोज बनता है, एंड वो ग्लूकोज डायरेक्टली सेल्स तक नहीं जाता है। लाइक ये ग्लूकोज जहाँ भी जो सबसे फाइनल अपना जो ये होता है मेटाबॉलिज्म, उसके बाद में जब ग्लूकोज बनता है तो वो जैसे कुछ लीवर में बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बनता है, तो वहां से वो ब्लड में पहुंच जाता है। ब्लड इज द वे, मतलब ब्लड वेसल्स एंड ब्लड इज द वे कि वो वहां तक, हर सेल तक, यानी मसल को चाहिए, मसल ने काम कर लिया उसको चाहिए, या और भी जैसे हार्ट को चाहिए, हर जगह पे वो वहां पहुंचाने का काम करता है।
तो इसके लिए एक की फैक्टर जो होता है वो इंसुलिन है। इंसुलिन अगर वहां पर नहीं होगा अपने लेवल में, तो वो सेल्स के अंदर तक वो पहुंचेगा नहीं और ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगी, और उसको ही हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। इस टाइप से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाती है एंड इसको फिर हम डायबिटीज का नाम दे देते हैं। अब इसके टाइप्स होते हैं। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज, जो इंसुलिन डिपेंडेंस डायबिटीज हम बोलते हैं, जिसमें आपको बाहर से इंसुलिन देना बहुत जरूरी होता है। यूजुअली ये जो होता है ना बिलो 30 ईयर्स है, ये बहुत बार जुवेनाइल रहता है, यानी बच्चे बच्चे जब पैदा होते हैं उसके बाद में ही उनको तभी से रहता है, मतलब कंजेनाइटली भी रहता है। और अर्लियर यानी किसी को 16वें साल में डायग्नोस होता है, किसी को 12वें 14वें 30 साल के अंदर जब हो जाता है, यूजुअली वो इंसुलिन डिपेंडेंस डायबिटीज होता है। और दूसरा जो टाइप है तो वो होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंस डायबिटीज, यानी टाइप 2 डायबिटीज। उसमें मतलब स्टार्टिंग से आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे डिसीज प्रोग्रेस होते जाता है और आपकी बॉडी का रिएक्शन, मतलब आपका जो इंसुलिन प्रोडक्शन है वो भी अगर उसके साथ कम होता गया, तो फिर वो भी इंसुलिन डिपेंडेंस डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से जैसे ही हम जो भी हम कर रहे हैं ना, मतलब जैसे अगर हम हमको फॉर एग्जांपल पकड़ लीजिए आपकी आपको डायबिटीज स्टार्ट हो गया है, जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द डायबिटीज है, और आपने उसको सिर्फ मेडिसिन खा लिया, बाकी कुछ किया नहीं, डाइट का व्यवस्थित ध्यान रखा नहीं, एक्सरसाइजेस नहीं करे, स्ट्रेस मैनेज नहीं किया, तो वो बहुत ज्यादा प्रमाण में बढ़ते जाता है एंड फिर उसके धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं। बहुत ज्यादा अप डाउन शुगर हो जाता है, कभी कभी एकदम से लो हो जाता है, कभी कभी एकदम, इस टाइप से आप उससे परेशान हो जाते हैं। और नंबर 3 का जो एक डायबिटीज होता है वो जेस्टेशनल डायबिटीज, यानी जब प्रेगनेंसी होती है तब प्रेगनेंसी के टाइम में होता है, लेकिन बहुत बार आफ्टर डिलीवरी वो नॉर्मलाइज भी हो जाता है, बट उनको बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं आगे चलकर डायबिटीज होने के। तो इस तरह से डायबिटीज होते हैं बहुत बार, कुछ ड्रग्स लेने से, जैसे स्टेरॉइड्स लेने से, बहुत बार कुछ मतलब कुछ और डिसीज के कॉम्प्लिकेशन के, जैसे पीसीओडी हो गया, उसके वजह से भी हो सकता है, ओबेसिटी है उसके कारण भी हो सकता है। इसका जनरल कॉजेस अगर अगर हम देखते हैं, जनरल कॉजेस में हेरिडिटरी सबसे मेजर फैक्टर है, यानी अगर आपके मदर को, आपके पेरेंट्स को, मतलब मैटरनल फैमिली में या पैटर्नल फैमिली में भी किसी को है, नाना नानी को था या दादा दादी को था, या मम्मी पापा को, अंकल अंकल को है, आंटी को नहीं, अंकल को है, बुआ को है, मासी को है, तो भी आपके इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन ये कब होता है, जब आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी ज्यादा टाइप में होता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यूजुअली ना डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल ओरिजिनेटेड डिसीज। हमने पहले कभी सुना है क्या पुराने जमाने में लोगों को डायबिटीज होता था? अब हम बोलते हैं कि उनके पास सोर्सेस नहीं थे, वो चेक नहीं कर पाते थे, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लोग रोज चलते थे, उनके पास गाड़ियां नहीं होती थी, उनके पास साइकिल तक नहीं होती थी, वो चलते थे ज्यादा। चलने से जो भी वो खाते थे वो उनको पचा लेते थे, और उनका फूड हैबिट्स भी बहुत सिंपल से थे, अपने जैसे बहुत सारी चीजें और अवेलेबिलिटी भी बहुत कम थी। इसके लिए उनका डायबिटीज होने का प्रमाण भी बहुत ज्यादा कम था। अनलेस कोई डिसीज है, किडनी डिसीज है या और कोई डिसीज है, तो उसके उसके वजह से उनको हो सकते थे। ये देखें हम तो हमारे पास ना हेरिडिटरी कॉज सबसे मेजर माना जाता है। उसके बाद में जैसे कुछ ऑटो इम्यून डिसीज होते हैं उसके कारण भी हो सकता है, या मैंने जैसे अभी बताया कुछ स्टीरॉइड इनटेक वगैरह किया है, और फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस ये बहुत बड़ा फैक्टर है हाल ही में, जिसके कारण बहुत ज्यादा बढ़ता है ये। और उसके बाद में कुछ एज रिलेटेड फैक्टर भी होते हैं। कुछ कॉजेस ऐसे हैं कि आपके पैनक्रियाज को इंजुरी हो गई, यानी जो इंसुलिन बनाने का ऑर्गन है उसको इधर उसमें ट्यूमर हो गया या कुछ और हो गया, पैनक्रियाटाइटिस हो गया, वायरल पैनक्रियाटाइटिस हो गया, उसके कारण भी इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है एंड डायबिटीज आ सकता है। तो इसमें जनरल सिम्टम्स क्या होते हैं वो देखते हैं कि और इसमें और इंक्रीजिंग फैक्टर्स में स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, ये सब फैक्टर्स जो होते हैं उससे बढ़ जाता है शुगर लेवल, तो वो भी आपको कंट्रोल में रखने चाहिए। सिम्टम्स में ना
पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया और पॉलीपेप्सिया। यानी पॉलीयूरिया यानी सबसे मेजर उसका जो होता है, बहुत बार यूरिनेशन होता है। और दूसरा है बहुत प्यास लगती है, बहुत भूख लगती है। जनरली ये 3 सिम्पटम्स अगर आते हैं तो आजकल मतलब अवेयर भी है लोग, तो सोचते हैं कि कहीं हमको डायबिटीज तो नहीं हो गया। उसके बाद में ना अचानक वेट लॉस भी होता है बहुत लोगों को, हाथ पैर में चींटियां आने लग जाती है, या एकदम से नमनेस फील होना शुरू हो जाता है, एकदम सुस्ती सी आने लगती है, थकान होती है, मसल एकदम वीक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चल नहीं पाते, पोटरियां दर्द करती है बहुत लोगों की। तो इस टाइप से ये कॉमन लक्षण है उसके। स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। अ, ये सब चीज़ें हो सकती है इसमें, तो उस पर से हम सोच सकते हैं कि हमको डायबिटीज़ हो सकता है। अगर हमारे पास हेरिडिटरी फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जैसे ही ये सिम्पटम्स आए तो हमने वो हाइपरग्लाइसीमिया है क्या वो चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद में ना नॉर्मल लेवल्स जो होते हैं ना ब्लड शुगर के, वो अभी बहुत लोगों को पता भी होंगे, और लैब टू लैब थोड़ा बहुत चेंजेस आते रहते हैं, बट यूजुअली फास्टिंग यानी कुछ न खाते हुए सुबह का जो ये होता है वो खाली पेट का जो फास्टिंग ब्लड शुगर होता है ना, यूजुअली अप टू 110 मिलीग्राम होता है, एंड पोस्ट में जो होता है अप टू 140 मिलीग्राम होता है, मतलब। और इसके साथ एक HbA1c यानी ये भी एक टेस्ट किया जाता है। तो इसमें जो मतलब 5.6 के अबव अगर रहता है तो प्री डायबिटिक्स, यानी आपको डायबिटीज के पहले की भी कंडीशन समझ में आ सकती है। बहुत आजकल दीक्षित डाइट वगैरह जो लोग करते हैं ना, वो लोग ये करवाते हैं कि आपका इंसुलिन लेवल एंड HbA1c करा लो। तो उसमें ये समझ में आ जाता है, एंड एवरी 3 मंथली जो डायबिटिक पेशेंट है उनको भी ये कराया जाता है। इसमें ब्लड शुगर के साथ में यूरिन में भी, जैसे अभी जैसे ये ब्लड शुगर लेवल अगर बढ़ गया ना, तो जहाँ-जहाँ ब्लड जा रहा है उसके साथ वो शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ जाता है, शुगर मॉलिक्यूल्स भी उसमें रहते हैं। जैसे आँखों में छोटी-छोटी वेन्स है, रेटिना में चला जाता है तो रेटिनोपैथी बन जाती है, या किडनीज़ में CRF शुरू हो जाता है। जहाँ-जहाँ भी जा रहा है वो बहुत बार साइलेंट हार्ट अटैक आके पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो इस टाइप से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं। बहुत लोगों को गैंग्रीन फॉर्म हो जाता है, यानी वहाँ तक शुगर ज़्यादा होने से इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं आता है, और उसके कारण उसमें सड़न पैदा हो जाती है, तो वो एक गैंग्रीन फॉर्म हो जाता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस है। न्यूराइटिस हो जाता है। तो ये भी थोड़ा मतलब लास्ट अपने न्यूरॉन्स के एंड्स भी उसके कारण डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारा उसी के कॉम्प्लिकेशंस है। अगर आप उससे बचना चाहते हो तो आपको डायबिटीज को कंट्रोल में रखना जरूरी है। ये एक बेसिक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। अब हम आयुर्वेदा के हिसाब से देखेंगे। आयुर्वेदा में डायरेक्ट ऐसा मधुमेह नहीं कहते हैं, हम इसको प्रमेह कहते हैं। प्रमेह यानी बहुत बार यूरिनेशन होना, और बहु एंड अविल मूत्रता ऐसा बताया। अविल यानी गंदा टाइप का यूरिन पास होता है, यानी एकदम क्लियर नहीं होता है वो। तो एक तो गढ़ूल होगा, या स्मेली रहेगा, या कलर चेंज रहेगा। इस टाइप से जब भी यूरिन के फॉर्म में चेंज आ जाता है तो हम सोच सकते हैं कि इसको प्रमेह है क्या। तो प्रमेह बेसिकली जो मधुमेह एक टाइप है इसका, उसको डायबिटीज से हम कोरिलेट कर सकते हैं। लेकिन प्रमेह में भी 3 टाइप के प्रमेह बताए हैं। एक कफज प्रमेह, एक पित्तज प्रमेह और एक वातज प्रमेह। कफज प्रमेह के 10 टाइप्स है, पित्तज प्रमेह के 6 टाइप्स है, और वातज प्रमेह के 4 टाइप्स है। तो सबसे पहले कफज प्रमेह बताया है, क्योंकि कफ और मेद इसके शरीर में गुण बढ़ जाते हैं। पहले हम इसके कारण देखते हैं, उसके बाद में आपको ये सब समझ में आएगा। तो इसके कारणों में जो बताया है ना कि कफ मेद बढ़ने वाली चीजें, यानी खाए आप, पिए, या फिर करे भी, यानी कफ बढ़ने वाली क्रिया वो भी करे, तो भी इससे प्रमेह हो सकता है। इससे क्या होता है कि कुछ धातु को वो दूषित कर देता है, जैसे आपके स्वेद को दूषित कर देता है, मेद को दूषित कर देता है, ओज को दूषित करता है, रस को दूषित कर देता है, और उसके कारण प्रमेह होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या आता है, क्या किस टाइप का अन्नपान आता है जो ये सब चीजें बढ़ाता है। जैसे मीठा, खट्टा,
स्निग्ध यानी ऑयली, और उसके बाद में लवण रस भी, मतलब नमक भी, गुरु यानी एकदम हेवी पचने में, जैसे बहुत सारा गुलाब जामुन जो होता है ना, जो घी में तला जाता है, खोया भी डाला जाता है, शक्कर भी डाली जाती है, तो वो हेवी होता है पचने में। लेकिन एट अ टाइम 4, 5, 8, 10 खा रहे हो, ये टाइप का होता है ना, उसको गुरु अन्न कहते हैं। उसके बाद में स्निग्ध यानी जो ऑयली फूड होता है ना, तला हुआ, जैसे आलू डाले हैं, मैदा डाले हैं, बहुत ज्यादा तल तल के खा रहे हैं, और रिपीटेड एक ही ऑयल में तल तल के खा रहे हैं, ये सब चीजें जो होती है ना, उसको स्निग्ध कहते हैं। और शीतल यानी ठंडा, चिल्ड, बहुत लोग आइसक्रीम डेली खाते हैं, बहुत लोग डेली मिल्क शेक पीते हैं, डेली फ्रिज में के ठंडे चॉकलेट्स खाते हैं। तो ये भी, और ये कोई 1 या 2 दिन में खा लिया आपने और आपको प्रमेह हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये सब रिपीटेड खा रहे हो आप, तो उसके कारण जो होते रहता है ना, उसको बोलते हैं उसके बाद में या कफ की और मेद की और अंदर शरीर में जो विकृतियाँ बढ़ते जाती है, और वो एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है उनका। और वो ग्रुप फॉर्म होके आपको प्रमेह में, यानी आपका बहुमूत्रता, ये एक लक्षण चालू कर देता है। सबसे बेसिक पहले कोई भी डायरेक्ट मधुमेह नहीं होता है, तो पहले कफज प्रमेह ही होता है, जो कि बहुत अच्छे तरह से ट्रीटेबल होता है, रिवर्स भी हो जाता है। लेकिन उस स्टेज में आपको ये पता चलना चाहिए कि अपने को प्रमेह चालू हो गया है। इसमें और है नया अन्न खाना। नया अन्न यानी अभी हम देखते हैं मटर आ रहे हैं, स्वीट कॉर्न आते रहते हैं। अभी तो 12 महीने अपने पास अवेलेबल रहता है। उसके बाद में वो हरियल बूट आता है, और क्या-क्या पता नहीं, हमारे साइड में हुरडा खाते हैं वो ज्वारी का। तो ये जो चीज़ें है ना, ये नए अन्न में है, यानी अनाज पूरा पका नहीं है, और वो आप खा रहे हो एंड रिपीटेडली। अभी स्वीट कॉर्न ऑलमोस्ट सब घर में रहता ही है। अब हम लोग क्या करते हैं, पल्प निकालते हैं, सीताफल का पल्प, आम का पल्प, और उसको फ्रिज में स्टोर करके साल भर खा रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसका जो नए अन्न का जो मैं बता रही हूँ, वो उसी से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा लोग फ्रोज़न फूड खाना पसंद करते हैं, तो वो शीतल अन्न में आता है। तो ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब अभी पैकेज फूड हम लाते हैं, जैसे चीज़ लाते हैं, पनीर लाते हैं, और वो 4-4 महीने, 6-6 महीने स्टोर करते हैं, एंड देन हम उसको यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें इसके पॉज़िटिव फैक्टर में ही आएँगी। रिपीटेड ये चीज़ें अगर होती रही, तो ये बच्चे जो अभी खा रहे हैं ना, इनको बहुत जल्दी डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके साथ में जैसे गन्ना, अभी पहले तो ऐसा नहीं था कि बहुत शुगर बनती थी, शुगर फैक्ट्रीज़ थी, ऐसा नहीं था। तो पहले गन्ने थे और गुड़ बनता था। तो हम लोग सोचते हैं कि शक्कर नहीं खाते तो हम गुड़ खा लेंगे, उससे तो शुगर नहीं बढ़ेगी। ऐसा नहीं है। दोनों भी चीज़ें गन्ने से ही बनने वाली है, और आपको वैसा ही सेम इफेक्ट देने वाली है। तो दोनों भी चीज़ें, इसके साथ में दूध और दूध से बनी हुई सारी मिठाइयाँ, सारा आपका जितना भी दूध से, मतलब दही है, सिर्फ़ छाछ एक ऐसा है जो हम डायबिटीज़ में कभी भी ले सकते हैं, और घी, ये 2 चीज़ हम हमेशा खा सकते हैं। लेकिन दही खा रहे हैं रोज़ 1-1 कटोरी, रोज़ दूध की खीर बन रही है, या कुछ और बन रहा है, या कुछ मिठाइयाँ बाहर से आ रही हैं। तो वो सब चीज़ें जैसे रेगुलर हम खाते गए बचपन से बहुत ज़्यादा प्रमाण में, और उसके साथ अव्यायाम, जैसे खा रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उसको पचा ले रहे हैं, तो नहीं होगा। लेकिन अव्यायाम यानी कुछ भी हिल-डुल नहीं रहे हैं, आराम से सोफ़े पे बैठते हैं, टीवी देखते हैं और लेट जाते हैं, कोई प्रकार का शारीरिक कष्ट नहीं है, थोड़ा बहुत काम कर लिया, हो गया, तो उन व्यक्तियों को प्रमेह बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसमें उन्होंने भी हेरिडिटरी फैक्टर इसमें बताया है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इसके साथ में दिन में सोना, कोई चिंता नहीं, एकदम बहुत ज़्यादा गद्दे पे बैठना, मैंने बताया ना अभी, बहुत ज़्यादा बैठे ही रहना, उससे भी प्रमेह होता है, ऐसा बताया। अभी ये प्रमेह के टाइप्स हमने देखे, जैसे कफज प्रमेह है, पित्तज प्रमेह है, वातज प्रमेह है। कफज के 10 प्रकार है। तो इसमें जो एक-एक लक्षण बताया, एक-एक प्रमेय का एक-एक लक्षण बताया है, कि इसमें और सारा कुछ उनका, क्योंकि तब कोई
लैब टेस्ट नहीं होता था ब्लड शुगर देखने का, या कोई दूसरे टेस्ट नहीं होते थे, तो उन्होंने सिर्फ मूत्र परीक्षण ही उसका क्राइटेरिया रखा था, यानी यूरिन का एग्जामिनेशन से ही उन्होंने प्रमेह का डायग्नोसिस रखा था। इसलिए उनका हर लक्षण मूत्र से रिलेटेड है। तो जब भी कफज प्रमेह में जो भी अलग अलग 10 टाइप्स दिए हैं ना, उसमें अगर अभी के एरा में हम थोड़ा सा उसको कोरिलेट करें, तो कुछ यूरिन इन्फेक्शन की स्टेजेस है, कुछ सीआरएफ की स्टेजेस है, क्रॉनिक रीनल फेल्यूर में जो लक्षण दिखते हैं, ऐसे उन्होंने अलग अलग चीजें प्रमेह के अंदर इंक्लूड करी है। और अगर आपको इसके साथ में मतलब ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई कि हाँ, ये कफज प्रमेह का ये प्रकार है और मैं उसके ऊपर ये दवाई दे देंगे हम लोग, तो वो रिवर्स हो जाएगा, वो बाद में मधुमेह में कन्वर्ट नहीं होगा। ये हो गए कफज प्रमेय। पित्तज प्रमेय में 6 टाइप्स बताए हैं, उसमें जैसे हरिद्र यानी पीला टाइप का, काला या नीला, या ऐसा उसके रंग अलग अलग हो सकते हैं। क्षार यानी अल्कलाइन यूरिया होती है, बहुत बार प्रोटीन यूरिया होता है। ये जो कंडीशंस उसमें बताई ना, वो पित्तज प्रमेय में बताई है। बहुत बार लोगों को रिपीटेड यूटीआई होते रहता है, उसमें भी डायग्नोस होता है कि इसको प्रमेय हो सकता है। बहुत बार लोगों को फंगल इन्फेक्शंस होते रहते हैं, वजाइनल फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, तो उसमें भी डायग्नोस होता है। तो वो भी कंडीशन पित्तज प्रमेह के अंडर ही है, हम कंसिडर करेंगे। और अब लास्ट में वातज प्रमेह, यानी वात उसका कारण होता है। तो वात क्या होता है? वात के गुण और बेसिक हमने देखा कि इसमें कफ की दृष्टि होती है, और वातज प्रमेह में वात बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है। और कफ जो होता है ना, तो कफ कफ और वात ये दोनों के गुण अलग है, इसलिए जब भी ट्रीट करने को जाएंगे हम, तो वात को कम करने जाएंगे तो कफ बढ़ जाएगा, कफ को कम करने जाएंगे तो वात बढ़ जाएगा। इसके लिए ये कष्ट साध्य होता है, यानी बहुत डिफिकल्ट होता है। अभी चरक ने तो इसको कहा है अनुषंगी, यानी वो जल्दी से पीछा नहीं छोड़ सकते हो आप इस डिसीज से। सबसे पहले इस डिसीज से अफेक्टेड पर्सन कौन थे मालूम है आपको? गणपति जी। इसलिए उनके इसमें बताया ना, कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम, क्योंकि हाथी यानी जो मोटे लोग जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। एक सिंबलिक भी दिया है, एंड उनको हाथी जैसे घूमते रहते हैं। और वो कपित्थ जम्बू यानी कैट होता है ना, कविट जो बोलते हैं, या जामुन, इस टाइप के फ्रूट खाते हैं जो मीठे नहीं होते हैं, जो कसेले होते हैं, और वो उसका ही पत्ती खाते रहेंगे या फ्रूट्स खाते रहेंगे, तो उससे ये कंट्रोल में आ जाता है इसके लिए। तो इस टाइप से हमारा ये जो है, अभी हमने जितने भी कॉजेस देखे हैं, तो मैक्सिमम कॉजेस फूड और दूसरा है कि अव्यायाम, ये दो कारण सबसे बड़े हैं। तो इसमें आपको अगर डायबिटीज रिवर्स करना है, तो सेम ये दो कारण आपको पहले बंद करने होंगे। अव्यायाम बंद करना होगा, यानी व्यायाम चालू करना पड़ेगा, और खाने पीने का जो हम खा रहे हैं उसको उल्टा करना पड़ेगा। जो मीठा रस खा रहे हैं उसके अपोजिट कड़वा रस खाना शुरू करना पड़ेगा, तब जाके हम इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। इसके बाद में ना कुछ उसके पूर्व रूप बताए आयुर्वेदा में, तो मैं आज बताती हूँ कि इतना डिटेल स्टडी कहीं पर भी नहीं है। उन्होंने बताया कि स्वेद की बहुत ज्यादा प्रवृत्ति थी, यानी बहुत ज्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है। उसके बाद में बहुत ज्यादा मतलब शरीर से गंध आती है, नेचुरल है, जब पसीना बहुत ज्यादा आएगा तो स्मेल आएगी। बहुत ज्यादा ना बाल और नाखून अचानक बढ़ने लग जाते हैं, लंबे होने लग जाते हैं। ये एक स्पेसिफिक लक्षण है, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या बढ़ रहे हैं। मतलब किसी को लगता है मैं कैल्शियम ज्यादा तो नहीं खा रही हूँ, या लंबे तो गए, या अचानक कैसे लंबे हो गए। तो ये एक पूर्व रूप है। जटिलता हो जाती है, यानी केस बाल बहुत उलझ जाते हैं, दांत पे ना बहुत ऐसा येलो लेयर चढ़ जाता है, बहुत साफ करने पर भी वो साफ नहीं होता है। ये भी एक डायबिटीज का पूर्व रूप है। उसके बाद में ना बॉडी ऐसी ढीली पड़ जाती है, जैसे शिथिलांगता हो जाता है, थकान बहुत जल्दी आ जाती है, और उसके कारण उनको बार बार ऐसी इच्छा होती है कि मैं सिर्फ ऐसे बैठा रहूं, कुछ ना करूं और सो जाऊं। बार बार नींद बहुत ज्यादा आती है, तो ये एक डायबिटीज का लक्षण है। तो ये सब चीजें जब देखते हैं ना हम, और उसमें मुंह में मीठापन आना, हाथ पैर में चींटियां आना,
उसके बाद में आँखों में रोशनी थोड़ी-सी कमज़ोर होती हुई दिखना, ये सब चीज़ें इसके कारण होता है और एकदम ठंडी-ठंडी चीज़ें खाने का मन करता है वो पेशेंट का। तो ये सब जब ग्रुप ऑफ लक्षण दिखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि इसमें डायबिटीज आने का ये पूर्व रूप है, यानी पहले प्री सिम्पटम्स है। तो इसमें जैसे अभी हम प्री HbA1c करा रहे हैं और उसमें प्री डायबिटिक्स में है और ये सब चीजें देखने का मन कर रहा है, मतलब ये सब चीजें आ रहा है, तो उसके साथ हम समझ सकते हैं कि आगे चल के इनको कुछ ही दिनों में डायबिटीज होने वाला है और ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। इस टाइप से हम देखते हैं। अभी हमने इसके लक्षण देखे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा तो वही है कि बहुमूत्रता बहु और अविलमूत्रता, यही प्रमुख लक्षण है। उसके साथ में थकान आना, वेट लॉस होना, भूख बहुत ज़्यादा लगना, हर टाइप का चीज़ खाने की इच्छा होती है उनको, हर रस खाने की। यानी तीखा भी खा लूँ, नमकीन भी खा लूँ, मीठा भी खा लूँ, खट्टा भी खा लूँ। ये सब चीज़ें खाने का उनका मन रहता है बार-बार और बार-बार ऐसे लगता है कि बार-बार कुछ न कुछ खाते रहूँ। लेकिन ये साइकिल तोड़ना ज़रूरी है। जैसे हम सोचते हैं ना कि भई डायबिटीज़ है, हर 2 घंटे में कुछ तो खाना चाहिए, नहीं तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हम खाने लग जाते हैं। जैसे हर 2 घंटे में हम बहुत कुछ हेवी-हेवी चीज़ें खा लेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं। उसके बदले हम 2 बार ही अच्छे से फूड खाएँ और बीच में जो भी आपका एक फूड का मतलब जो भी ये है, उसमें हम लाह्या जैसा जो दिवाली के प्रसाद की खीर होती है, वो या फुटाने इस टाइप का कुछ लघु आहार लेना चाहिए। जैसे गुरु आहार से डायबिटीज़ होता है तो हमको उसका अपोज़िट लघु आहार लेना चाहिए। तो ये डिफ़रेंस करना आना चाहिए हमको। मैं आगे बताती हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उन आपके आहार पे, आपके विहार पे, यानी आप जो काम कर रहे हो ना उसी पे दिया है। तो आहार का मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लूँगी इसमें क्योंकि आगे आहार एक्सपर्ट आपको कोई न कोई आने वाले हैं। लेकिन मैं आयुर्वेदा के हिसाब से आहार कैसा होना चाहिए डायबिटिक पेशेंट के लिए, वो जो चरक आचार्य ने बताया है या हमारे वाग्भट आचार्य ने बताया है, वो हम देखेंगे। इसमें यूष करके एक कल्पना बताई है। आयुर्वेदा में ना ऐसा ये नहीं था कि अभी जैसा हम खाते हैं ना, हम लोग जो फॉरेन कल्चर का फूड खाते हैं, सलाद खाते हैं, अ, हम लोग दाल, सलाद, सब्जियाँ, 2-2 सब्जियाँ, 3-3 सब्जियाँ, फिर ये खा लो, फिर वो खा लो, ऐसा खाते हैं ना? तो वैसा आयुर्वेद में कहीं पर भी नहीं था। कहीं पर भी उन्होंने ये बताया नहीं कि आपको रोटी खाना है, सब्जी खाना है, दाल खाना है, चावल खाना है, ऐसा कहीं पर भी उन्होंने बताया नहीं, पूरा आहार लेना चाहिए। बट उन्होंने कहा है कि हम रोज़ अलग-अलग खाना खाना चाहिए, ऐसा इन जनरल। लेकिन अभी ये यूश एक ऐसी कल्पना है, यूश यानी हम सिंपल लैंग्वेज में सूप कहेंगे उसको। तो हर कल्पना में कितना पानी डालना चाहिए, जैसे यूश है, यवागु है, विलेपी है, ये ऐसा अलग-अलग उनके नाम है ये। मंथ है, यानी मंथ में क्या होता है कि जैसे आप कोई चीज़ सेक के फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अगर आपने गेहूँ सेक लिए हैं और उसका फिर पाउडर जो सत्तू बना के रखा है, उसको आप गर्म पानी में घोल लो, उसमें इतना सा न नमक और जीरा डाल के वो आप पी जाओ, तो उसको हम मंथ कहेंगे और ये मंथ जो होते हैं ना, बहुत जल्दी आपको एनर्जी देने वाले होते हैं। जैसे किसी को लूज़ मोशंस हो गए ना, तो ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाता है। तो उनके इसमें ना ऐसा खारीक का मंथ दे दो या काली मनुका का मंथ दे दो, यानी पानी घोल के उसमें आप पिला दो, ऐसा बताया जो सडन आपको एनर्जी देने वाला है। वैसे ही इसमें यूष कल्पना बताई है। यूष यानी मूँग की दाल जो होती है ना, वो धो के हल्का-सा सेक लो और उसको थोड़ा-सा पानी डाल के सिजा लो अच्छे से। यानी बहुत अच्छे से उसको सीजना चाहिए। उसमें पानी का प्रमाण जो होता है ना, 4 पट पानी डालने का होता है। जैसे हम यूजुअली दाल या चावल लगाते हैं तो 2 भाग पानी डालते हैं, डबल उसके। तो हमको इसको 4 टाइम्स पानी डालना है और उसको अच्छे से सीजने देना है। वो होने के बाद में इसमें से जैसे उसको आप घोट लो एंड उसको एक हल्का-सा घी का, छोटे से घी का जीरा डाल के बघार दे दो, हींग और जीरा डाल के। उसमें जीरा का पाउडर भी डाल सकते हो आप।
एंड वो आप गरम-गरम पी लो, उसमें नींबू भी आप डाल सकते हो, उसमें आप पुदीना डाल सकते हो, उसमें आप अजवाइन डाल सकते हो, उसमें आप आपके हिसाब से और भी दालचीनी डाल सकते हो, काली मिर्ची डाल सकते हो, ये मसालों में से कोई भी मसाले डाल सकते हो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये जो सूप होता है ना, ये बहुत अच्छे से पेट भरने वाला तो होता ही है, एट द सेम टाइम ये लघु होता है, यानी एब्जॉर्ब मतलब डाइजेस्ट होता है, और वो आपने बहुत ही फाइन इसमें टाइप में लिया हुआ है, जैसे सूप। सोनाली दी, आपका म्यूट हो गया है। सोनाली दी। अभी ज्वाइन हो जाएंगे। सोनाली दी का कनेक्शन ये हो गया है, अभी हो जाएगा। ये सेशन हमारा कंटिन्यू चलते रहेगा। तब तक जो अभी लेट ज्वाइन हुए हैं उन सभी को मैं एक बार फिर से डॉक्टर सोनाली दीदी का इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। डॉक्टर सोनाली श्याम मानधने जी, उन्होंने BA MS MD हेलो गोल्ड मेडलिस्ट है वो। हेलो। और हाँ जी। हाँ, हम चालू करते हैं आगे का। जी दी। हाँ, तो हम यूश की बात कर रहे थे, इस टाइप से आप मूंग की दाल का, मसूर की दाल का, सोनाली दीदी 12 साल से जालना में प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो प्योर आयुर्वेदा प्रैक्टिस करते हैं, पंचकर्मा ट्रीटमेंट करते हैं, और वो उनका स्पेशलाइजेशन है हेयर फॉल एंड स्किन ट्रीटमेंट। तो ऐसे ये सोनाली दीदी हमारे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं विभू सत्र में। विभू में अभी हमने 1 वीक पूरा डायबिटीज के मैनेजमेंट के लिए लिया है, जिसमें हर डॉक्टर हमें इसी के बारे में बताएंगे कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमें क्या करना होगा। आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, यज्ञोपैथी, होम्योपैथी, योग, प्राणायाम, डाइट, सारे तरफ से हमें एक ही चीज के बारे में जब नॉलेज मिलेगा तो हम अपनी सुविधा अनुसार जो हमें सूट करता है उसको लेके हम अपने डायबिटीज को कंट्रोल में रख पाएंगे। कल डायबिटीज कैंप का दूसरा दिन है। कल रहेगा डॉक्टर शिल्पा घवे दीदी जी का सेशन, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर है। कल हमारे इस सत्र के दूसरे दिन ये जो हमने कैंप शुरू किया है डायबिटीज का, उसमें दूसरे दिन होगा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ेंगी शिल्पा दीदी। शायद कुछ टेक्निकल इशू आया है, सोनाली दी जल्दी ही जुड़ जाएंगे हमारे साथ। और ये जो इतना अच्छा हमें मौका दिया है अनसुईया मालू जी और डॉक्टर इंदिरा मुंदड़ा जी ने, कि हम ये हमारे विभू सेशंस को और भी सब लोगों तक पहुंचा सके, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ पा सके। बहुत बहुत थैंक यू है।
और जो ये सोचा विभू के लिए, विभू शुरू किया विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन के डॉक्टर रानी दीदी, जो संचालिका है, वो हमें हर तरह से गाइड कर रहे हैं। आ गए हैं सोनाली दी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ, सॉरी, हाँ, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया था। जी दीदी, कोई बात। हम लोग यूश के बारे में बात कर रहे थे। सॉरी। तो अभी जैसे 2 टाइप से आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट बताई है डायबिटीज के लिए। एक तो होता है कि व्यक्ति कैसा है, एक तो स्थूल है या कृश है, यानी मोटा है या दुबला है। ये 2 चीजों पे ज्यादा से ज्यादा ट्रीटमेंट डिपेंड करती है। जो व्यक्ति मोटा है उसके लिए, और जो बलवान है मतलब उसमें ताकत अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए उन्होंने स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन इस टाइप से पूरा शोधन बॉडी का डिटॉक्स करने के लिए कहा है। तो ये जो पंचकर्मा की प्रोसेस है, ये बहुत ही प्रिकॉशन से व्यवस्थित पूरा अच्छे से करना चाहिए। और उसके बाद में ना संतर्पण चिकित्सा यानी तर्पण करना चाहिए। यानी जब पूरा शरीर शुद्धि हो जाता है, तो उसको अच्छा सेल्स बनने के लिए उसका तर्पण करना चाहिए, ऐसा बताया। और जो कृश व्यक्ति है और जो बिल्कुल भी ये वमन विरेचन सहन नहीं करवाएगा, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट्स उन्होंने बताई। जैसे जनरली जो हम ले सकते हैं, रोज लेने वाली कुछ दवाइयाँ हैं, या पेशेंट के बाकी कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से कुछ और मेडिसिन्स है। इस टाइप से उन्होंने ये सब ट्रीटमेंट्स बताई है। तो इसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने आहार पर ही कंसंट्रेट किया है। तो मैंने अभी आपको यूश बताए। दूसरा मैंने आपको ये बताया तिक्त रस यानी कड़वा रस खाने के लिए। अब उसमें सिर्फ हम बहुत बार सिर्फ करेला ही खाते हैं, मतलब हमको लगता है सिर्फ करेला ही खा लो तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बहुत सारी ये है रोज के खाने में कि जैसे राई होती है, वो कड़वी रस वाली होती है, लेकिन उसका प्रमाण हम ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो उसकी कांजी बना के खाते हैं बहुत लोग। मतलब उसको पानी में उसकी कांजी बनाते हैं, उसको कूट के पानी में या रायते में डालते हैं। क्यों डाला जाता है? क्योंकि उसको बैलेंस करने का काम करता है। तो ये तिक्त रस, उसके बाद में उन्होंने पुराना चावल खाने को बोला, मतलब जो अभी का हम पॉलिश्ड राइस खाते ना वैसा नहीं। उन्होंने रॉ राइस यानी एक लाल चावल आता है जो 60 दिन में उगता है। उसको षष्टिशालिक चावल कहा जाता है। तो वो जो चावल है ना, वो अगर आपको मिलता है तो आप वो खाइए। नहीं मिल रहा है आपको तो एक बॉइल्ड राइस आता है जो हाफ बॉइल्ड राइस होता है, वो खा सकते हैं। वो भी नहीं मिल रहा है आपको तो आप जो भी चावल खा रहे हो ना उसको धो लो, उसको सेको। सेकने के बाद वो चावल बना के खाओ, तो आपको वो हल्का पन देता है। उसके बाद में हमने ऐसा भी कुछ प्रयोग किया है, बहुत लोगों को आटा वगैरह भी थोड़ा-सा सेक के, गूँथ के उसकी रोटी खाने के लिए बोली है। तो उसमें भी उनके ब्लड शुगर लेवल्स कम हो गए हैं। तो इस टाइप से फूड का बहुत ज़्यादा उसमें मतलब ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ में एक स्पेशल फूड उन्होंने दिया है जौ। और उसके बाद में मिलेट्स यानी जो बारीक-बारीक ये तृणधान्य यानी जो घास के जैसे जो जिसके प्लांट्स होते हैं ना, उसको तृणधान्य यानी मिलेट्स, उसमें ज्वारी, बाजरी, नाचनी ये सब आता है। तो ये सब कुछ आप खा सकते हो। इसमें राजगिरा भी आता है, ये भी आप खा सकते हो। तो इसमें सब आपको चेंज करके खाना पड़ेगा। और उसके साथ में उन्होंने शहद एक बोला है। जौ के बारे में मैं बताती हूँ। जौ का सबसे ज़्यादा यूज़ और सबसे ज़्यादा उन्होंने इसमें मतलब मुख्य आहार के रूप में जौ ही बताया है। यूजुअली जौ जो होते हैं ना, उनको उन्होंने बताया कि त्रिफला के क्वाथ में आप रात भर भिगा के रखो। दूसरे दिन उसको छान लो छलनी से, और फिर उसको सेक के उसका सत्तू बनाओ। और वो सत्तू आप जब बनाओगे उसके साथ में गर्म पानी में मिला के उसमें शहद मिला के आपको लेना है। तो वो ब्लड शुगर लेवल कम करेगा ही, आपका तर्पण भी करेगा, आपको एनर्जी भी देगा, आपकी सुस्ती भी हटाएगा, वेट भी कम करेगा। इतने सारे उसके बेनिफिट्स है। इवन नॉर्मल लोगों का भी वेट कम करने के लिए हम जौ यूज़ करते हैं। उसके साथ में ही उन्होंने
कुछ शारीरिक शारीरिक क्रिया करने में तो उन्होंने बताया कि व्यायाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी टाइप का व्यायाम कर सकते हो आप। सबसे बेस्ट व्यायाम होता है चलने का, योगा, प्राणायाम। ये 3 व्यायाम जो होते हैं, चलने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। अभी ऐसा एनवायरनमेंट है, आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, तो आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, जो अभी सीरीज़ हमारी भी चालू है। उसके साथ में अ, जैसे आप कंटिन्यूअस अगर आप बैठने का ही काम कर रहे हो, तो मैं सजेस्ट करती हूँ पेशेंट को कि हर 20 मिनट्स के बाद में आप हर एक 5 मिनट का चक्कर लगाओ। हर 20 मिनट्स के बाद में 5 मिनट का घर के घर में चक्कर लगाओ, और दैट टू काउंटेड, मतलब आप मोबाइल में ये लगा के करो। तो वो क्या होता है उससे, आपका जो है एक तो मूवमेंट होता है, उसमें जो शुगर बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ होना शुरू होता है मसल से, एंड एक्सरसाइज से क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होना शुरू हो जाता है। उससे वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। ये जो चीज़ें हैं, बहुत जनरल-जनरल बातें हैं, लेकिन हम बहुत बड़े-बड़े पैमाने में भी नहीं कर सकते, तो छोटी-छोटी इसमें करिए। मैं भी कुछ जनरल मेडिसिन्स जो आयुर्वेदा में बताई है ना, वो मैं आपको शेयर करती हूँ, उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। तो सबसे पहले जो बहुत कॉमनली यूज़ होता है ना, तो आंवला, हल्दी, त्रिफला, उसके बाद में नागरमोथा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत कॉमनली उन्होंने हर हर एक कॉम्बिनेशन में उन्होंने ये दवाइयाँ बताई है। अब इन्होंने एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बताए हैं, लेकिन वो सब आपके डायरेक्टली लेने के काम के नहीं हैं। हाँ, आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, उन्होंने आपको ये सजेस्ट किया है या वो बना के देते हैं, तो फिर आप उसमें ले सकते हो। अभी जैसा वातज प्रमेह जो होता है ना, जो लास्ट में मधुमेह जो होता है ना, वो हर एक अगर प्रमेह आपने कंट्रोल नहीं किया ना, तो एंड में उसी में जाके कन्वर्ट हो जाता है मधुमेह में ही। तो ये मधुमेह जो होता है, ये वातज होने के कारण हमको इसमें स्नेहपान बहुत देना पड़ता है। स्नेहपान यानी जो हम मेडिकेटेड घी बनाते हैं, मेडिकेटेड ऑयल्स बनाते हैं, उसका डेली इंटेक कराते हैं पेशेंट को, या कुछ क्वांटिटी में 3 डेज़, 7 डेज़, 5 डेज़ ऐसा देते हैं। तो जिससे अंदरूनी वात कम हो जाता है, वात कम होने के कारण मधुमेह कंट्रोल में आ जाता है। ये जो जितने भी ट्रीटमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, वो हर पेशेंट टू पेशेंट, हर प्रकृति, ये सब इसके हिसाब से चेंज होते जाता है। मैं बहुत ही इन जनरल बता रही हूँ। मैं आज बता रही हूँ, आपने कल जाके लगे शुरू कर देना, ऐसा इसका पर्पज़ नहीं है। समझ के लीजिए आप पहले, बट कुछ चीज़ें हैं जो कोई भी कोई भी डायबिटिक पर्सन, प्री डायबिटिक पर्सन भी इसको चालू कर सकता है, जिससे आपका ये सब चीज़ें कंट्रोल में आ जाती है। वो मैं अभी आपके बाद आपको शेयर कर रही हूँ। लेकिन इन जनरल इसमें जो होता है ना, अभी हमने फूड के बारे में देखा, अभी हमने पंचकर्म के बारे में देखा, अभी हमने व्यायाम के बारे में देखा, फिर हम संतर्पण चिकित्सा के बारे में देख चुके, जैसे जौ का आटा और ये लेने के लिए मैंने कहा। फिर हमने जो फ्रूट्स खाना है ना, अभी बहुत हम फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज़ शुगर ही तो है, वो तो नॉर्मल होता है ऐसा-वैसा। बट आजकल जो फ्रूट्स उग रहे हैं, उसका भी तरीका अलग है। और फ्रूट जो होता है ना, वो कफ के गुण का ही होता है। मतलब हर एक फ्रूट में पानी ही होता है, और वो कफ के गुण का होता है। जो-जो चीज़ें कफ बढ़ाने वाली होती है, वो प्रमेह बढ़ाने वाली ही होती है। इसके लिए जो फ्रूट्स मैंने बताया ना, गणपति जी क्या खाते हैं, तो कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम, यानी आप बेल खा लो, बेल का फल खा लो, आप जामुन खा लो, आप कवीट खा लो, जो एकदम हम कॉमन नहीं खाते ना, जो बहुत ही कम रस वाले होते हैं और थोड़े से एस्ट्रिंजेंट टाइप के होते हैं, मुँह में थोड़ा-सा सूखापन आ जाता है खाने के बाद, वो फ्रूट्स प्रमेह के रुग्ण के लिए एकदम सूटेबल होते हैं। इसके बाद में शहद का बहुत, हर दवाई में उन्होंने शहद बताया, लेकिन शहद कौन-सा, कि आजकल जो मार्केट्स में अवेलेबल है, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, जबरदस्ती से मधुमक्खियाँ पालन करके जो बना रहे हैं, उसका ये इफ़ेक्ट नहीं आने वाला है, इसलिए हम आजकल रिकमेंड नहीं करते। लेकिन अगर आपको नेचुरली मिलने वाला जो छत्ते का शहद है, आपको कहीं मिलता है, तो आप 1 टीस्पून तक रोज़ ले सकते हो, उसको शहद पानी भी ले सकते हो, कोई दवाई में मिलाकर भी ले सकते हो। तो वो जो होता है ना, क्योंकि कफ का शत्रु है शहद, और कफ के कारण ही ये डिसीज़ हो रहा है, इसलिए हम शहद यूज़ करने के लिए कहते हैं। लेकिन ऐसी अवेलेबिलिटी रही तो ही,
नहीं तो हम बाजार से जाकर लाएँगे जो शक्कर से पाक से या गुड़ के पाक से बना हुआ है, तो उसका कोई मतलब नहीं। मैं अभी जनरल जो सामान्य योग उन्होंने बताया है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कोई भी ले सकता है, सिर्फ़ इसके टाइमिंग्स और ये सब चीज़ें मैं जैसा-जैसा बता रही हूँ, आप वैसा फ़ॉलो करिए। सबसे पहला जो योग उन्होंने बताया ना, हल्दी के चूर्ण और शहद के साथ मिला के खाइए और ये अर्ली मॉर्निंग ही लेने के लिए बोला है। मतलब 1 पाव टी-स्पून हल्दी और 1 पाव टी-स्पून शहद ऐसा मिला के सुबह-सुबह जैसे ही ब्रश करते हो उसके बाद में एक चाटन के रूप में ले लेना था और उसके बाद में 1 डेढ़ घंटे तक कुछ भी खाना नहीं। ये एक बहुत ही अच्छा ये है। इसके साथ में हम कुछ पेशेंट्स को हल्दी और आंवले का पाउडर ये ऐसा दोनों सेम क्वांटिटी में आप मिला कर के रखो एंड वो आधा टीस्पून और आधा टीस्पून शहद ऐसा में मिलाकर ले लो। ऐसा भी बहुत लोगों को हमने दिया है और उनका प्री डायबिटिक जो स्टेज था वो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया है। तो ये जब जब भी बहुत माइल्ड या अर्लियर स्टेज में जब रहता है ना तब इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है। हाँ, आप बहुत सालों से आपको डायबिटीज़ है और बहुत ज़्यादा शुगर लेवल्स बढ़ी हुई रहती है, तो कभी तो तब ऐसा हो सकता है कि ये इतना ज़्यादा तुरंत इफ़ेक्ट ना बताए, साल भर आप खाते रहेंगे तब आपको इसका इफ़ेक्ट दिख सकता है। और वैसे भी अच्छी जो हल्दी होती है मतलब अच्छी आप देख लो, अच्छी जो हल्दी होती है वो यूजुअली रक्त शुद्धिकर होती है, पेन्स कम करती है, आपका आँखों की रोशनी अच्छी रखती है, एंटी सॉरी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, अंदर कोई सूजन है आपके या यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें सब में वो काम करने वाली है। तो आप इन जनरल भी उसको ले सकते हो और उसको अगर आपको बहुत दिनों से डायबिटीज़ है, उसका थोड़ा कंटिन्यू रख सकते हो। दूसरा है कि आँवले का रस, हल्दी और शहद, वही जो हमने पाउडर बताया, रस तो हमेशा हमको अवेलेबल नहीं होगा, तो हम पाउडर, हल्दी और शहद ऐसा लगता है। एक और बहुत अच्छा यानी गुड़ुचि यानी गुड़वेल का रस जो होता है या गिलोय का रस, आप गिलोय की किसी भी काढ़ी लगा दोगे ना, बहुत फैल जाता है। तो वो इतना एक 1 फीट की काढ़ी ले लो और उसको कट करके मिक्सर में डाल दो, थोड़ा-सा पानी डाल के घुमा लो, छान लो, उसमें भी ज़रा-सी हल्दी डाल के, शहद डाल के उसको आप ले सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है, मतलब ये हर टाइप के डायबिटीज़ में काम करता है। जिसका पित्तज म्हणजे पित्त की प्रकृति होती है ना, जो बहुत ज़्यादा दिखने में गोरे रहते हैं और बहुत ज़्यादा ब्राइट रहते हैं और एकदम लाल-लाल रहते हैं जैसे, तो वो पित्त प्रकृति वाले यूजुअली बोल रही हूँ मैं। तो उनके इसमें जब डायबिटीज़ होता है ना, तो उसमें तो ये बहुत बेस्ट काम करता है। और ये जो ड्रग है इज़िली अवेलेबल है। आपने एक छोटी-सी काढ़ी भी लाके आपके कुंडे में लगा दी तो इतना मतलब उसका नाम ही अमृता है। मेरे यहाँ मैंने सूखने के लिए रखा था और उसको इतना सा पानी क्या मिल गया वो पूरी बेल फैल गई। इसलिए तो आप वो ऐसी चीज़ें प्लांट्स बोल के लगाओ, मनी प्लांट से भी बहुत सुंदर दिखता है। तो आप गुलवेल का एक प्लांट हर एक के घर में लगाइए और उसका आपने कोरोना में बहुत ज़्यादा यूज़ भी देखा होगा, क्योंकि गुड़वेल एक ऐसा प्लांट है जो सारे इस पे काम करता है, पूरे डिसीज़ेज़ पे काम करता है, वात, पित्त, कफ तीनों दोषों पे काम करता है एट अ टाइम। तो आपको उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो इसलिए मैं तो सजेस्ट करूँगी कि हर कोई गुड़वेल लगाए। उसके बाद में एक फलत्रिकादिक्वाथ बताया था उन्होंने त्रिफला, नागरमोथा अ अ, दारू हल्दी एक हल्दी का ही एक टाइप आता है दारू हरिद्रा बोल के या दारू हल्दी बोल के। तो उसमें हल्दी जैसा ही लेकिन हल्का येलोइश कलर रहता है एंड इंद्रायण की जड़ ऐसा तो उसको आप जैसे ये ले लो 2 तोला यानी 20 ग्राम चारों चीज़ें मिलके 5-5 ग्राम लेना है। उसमें एक 300 एमएल वगैरह पानी डाल दो एंड उसको 80 एमएल बना लो मतलब 1/4 उसको बनाना है आपको एंड फिर उसमें एक 10 ग्राम्स हल्दी एंड 10 ग्राम शहद मिला के आप ले लो। तो ये ऑल टाइप्स ऑफ डायबिटीज में आप ले सकते हो। इसको सिर्फ अर्ली मॉर्निंग खाली पेट लेना है या फिर बहुत ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया है, बहुत ज़्यादा इंसुलिन डिपेंडेंस है आपका, तो इसको बिफोर मील्स लेना है। लेकिन ये सब चीज़ें लेते हुए आपको ब्लड शुगर लेवल्स देखते रहना है। मतलब
मेंटेन करना है आपका रिकॉर्ड, और उसमें अगर बहुत ज्यादा कम होता रहा तो आपको कंसल्ट करके आपका मेडिसिनल जो है उसको आपको ड्रग्स को कम करना पड़ेगा, टेपर करना पड़ेगा, नहीं तो हाइपोग्लाइसीमिया में भी हम जा सकते हैं। तो ये है ना एक विरेचक योग है ना, थोड़ा लैक्सेटिव इफेक्ट देता है। और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको यूज करते हो ना, और ऑटोमेटिकली हाइपरग्लाइसीमिया है जो होता है वो कम हो जाता है। इसके बाद में व्यायाम तो हमने देखा ही है, उसके साथ में भी कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, जैसे उपटन लगाना है, कोई ड्राई कंटेंट्स वाला एक उपटन, यानी जो हम नहाने के लिए लगा रहे हैं, साफ होने के लिए लगा रहे हैं, वो नहीं। इसमें जो सबक्यूटेनियस फैट्स है हमारे, उस उसमें से जाके वो उस तक काम करता है, तो उपटन भी लगाने के लिए कहा है। उसके साथ में कुछ स्पेसिफिक ऑयल्स उन्होंने बताए हैं, नीम का तेल है या विडंगादी तेल है, ये तेलों से मालिश करने के लिए भी कहा है। उसके साथ में कुछ काढ़ों की धारा, यानी आपको लिटा के ना वो कुनकुने तेल के मतलब काढ़े बनाते हैं, और वो ऐसे 4 साइड से पात्र होते हैं और वो घूमते रहते हैं आपके बॉडी पे, लिटाए हुए बॉडी पे। तो वो धारा जो होती है ना वो ऑल ओवर, क्योंकि डायबिटीज जो है ना ऑल ओवर फैलने वाला डिसीज है, ऐसा वो ब्लड में ही है ना, तो हर जगह वो पाया जाता है। तो उसमें जो धारा हम देते हैं ना, तो वो ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ जाती है। स्टीम भी लेना उतना ही फ़ायदा करता है। इसके साथ में कुछ और ड्रग्स है, जैसे उन्होंने आयरन पे बहुत कंसंट्रेट किया है, आयरन कंटेंट वाला अयस्कृति है, नवायस्लो है, ये सारी दवाइयाँ हम देखते हैं डायबिटीज़ में ना, बहुत जब बढ़ जाता है तो एनीमिया बहुत होता है, मतलब हीमोग्लोबिन आपका डाउन हो जाता है बहुत बार। तो ये उनको पता था, इसलिए उन्होंने पहले ही ड्रग्स में आयरन कंटेंट वाला मेडिसिन्स दिया हुआ है। फिर चंद्र प्रभावती है, कुछ बहुत सारे फॉर्मुलेशंस भी आ रहे हैं। उसके बाद में लोध्रासव है, मध्वासव है, ऐसे हर अभी ये जो मैंने अभी कुछ धानवंतर घृत है, ये जो है ना, ये आपके पेशेंट के प्रकृति के हिसाब से, उसके डिसीज के हिसाब से, उसका ये सारे कॉम्प्लिकेशंस देखते हुए, उसका लाइफस्टाइल देखते हुए, ये सब चीजें हम प्लान करते हैं। बट बेसिकली क्या है, मैं ऐसा कहूंगी, अगर बहुत ही अर्लियर स्टेज में है तो इसको आप कंट्रोल करो। एक तो पंचकर्म करा लो तुरंत, दूसरे बाद में उसका डाइट एंड एक्सरसाइजेस का प्रॉपर मेंटेनेंस रखो। उसके बाद में आपको कभी भी लाइफ टाइम तक मेरे हिसाब से मेडिसिन खानी नहीं पड़ेगी। बट अगर आपने मेडिसिन चालू कर दी है तो वेट का एकदम कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। वेट, डाइट और एक्सरसाइज, इसका मैनेजमेंट ही डायबिटीज कंट्रोल रखने में हेल्प करता है। और कंट्रोल अगर रहता है ना डिसीज में, तो आपको बहुत ज्यादा मेडिसिन खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बहुत ही मिनिमम डोज में भी आप उसको मेंटेन कर सकते हो। और आयुर्वेदा और होम्योपैथी और ये योग एंड इससे भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो इंसुलिन डिपेंडेंस नहीं होना पड़ेगा आपको, जो टाइप 2 डायबिटीज बाद में इंसुलिन डिपेंडेंस डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है, वो नहीं हो सकता है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिए, हेल्थ के बारे में जागरूक रहिए। डायबिटीज बहुत फास्ट ग्रोइंग डिसीज है, और इंडिया में कई सालों के बाद में ऐसा कहा जाता है हर व्यक्ति डायबिटीज से ग्रसित होगा। तो इसको अगर हमको कंट्रोल में रखना है, तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अभी इतना ही बताऊंगी, आपको कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू। शहद हनी का चलता है क्या? कौन सा हनी? हनी भी अलग रहता है क्या? और हनी शहद का इंग्लिश नेम है, लेकिन आप कौन से कंपनी का ले रहे हो? देख बोलो कौन सी कंपनी? हनी को शहद डाबर, स्पेशल बोल दो। डाबर का। मैंने अभी वही बताया कि जो कंपनीज है ना वो आर्टिफिशियली शहद बनाती है, मतलब मक्खियों डाबर, के डाबर की कंपनी है। हाँ, बट इतना नहीं, मतलब ये नहीं लो आप जब आपको कंफर्म नहीं है कि कोई भी कंपनी के बारे में ऐसा डिटेल नहीं बता सकूंगी मैं,
लेकिन मेरे हिसाब से ना अगर आपको छत्ते का ऑर्गेनिक शहद कहीं मिलता है तो आप वही लीजिए। बहुत मुश्किल है वो तो मिलना। लो हाँ, बेटे। और शहद चलता है, गुड़ चलता है क्या? गुड़ नहीं चलता है, शक्कर जितना ही गुड़ भी हानिकारक है। हाँ, कभी कभार आपको लगता है तो थोड़ा बहुत गुड़ डाल के आप ले सकते हैं। अच्छा। और डायबिटीज अगर कंट्रोल में है हम्म। तो, और गोली भी चालू है तो क्या करना चाहिए गोली बंद के लिए? कितने साल से है? 7। हाँ, तो अभी जितनी गोली है मेरे हम्म। हिसाब से उसको सिर्फ मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर एकदम आप जीरो आउट नहीं कर सकते हो 7 साल तक। हाँ। सिर्फ आप उसको एकदम मिनिमम डोज में रख के ना ये सब चीजें करते हुए कभी कभी रिवर्स हो जाता है। तो जैसे जैसे हम उसका मॉनिटर करते चलेंगे ना वैसे से उसको देख सकते हैं क्या करते अच्छा। हेलो मैडम, नमस्ते। हेलो। हेलो हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, मुझे 18-20 साल से डायबिटीज है। मेरा गोली भी चालू है, इंसुलिन भी चालू है। आयुर्वेदिक में कुछ हम कोई दवा लेके कम हो सकता है? मैंने आपको वही बताया कि आपको डायबिटीज के लिए ना, मतलब इतने सालों से है, इंसुलिन डिपेंडेंस है, तो आपको एक बार कंसल्ट करना जरूरी है। मतलब पूरा आपका ओवरऑल ये सब परीक्षण करने के बाद हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन जो मैंने अभी कुछ चीजें बताई है ना, पलत्रिकादिक्वाथ हो गया, आंवला और हल्दी और शहद हो गया, ये आप रेगुलर में ले सकते हो। ओके ओके, थैंक यू। जालना में आप कहाँ रहते हो दीदी? एक सवाल है मैम मेरा भी। हाँ, हेलो। हाँ, बोलिए। जालना में जय श्री आपका कृष्ण। हॉस्पिटल कहाँ पर है? जालना में वेंकटेश नगर में है, वेंकटेश नगर में। क्या नाम से? श्री आयुर्वेद। अच्छा, थैंक यू। हेलो मैम। हाँ, बोलिए। ये एक मेरा प्रॉब्लम है बहुत भारी। एक हमारी माने लड़की है 25 साल की, उसको डेली सुसु होता है बिस्तर पर, पता नहीं चलता। ऐसा कोई आयुर्वेद में दवाई है क्या? हाँ, है ना। बताइए। क्या सब करना चाहिए, डाइट भी बताइएगा, लिख लेती हूँ। मैंने उस दिन भी बताया था शायद आपको कि आप रात में 6 बजे पानी मत पिलाइए। मैम मैं पानी तो नहीं पीती हूँ, मैं ही हूँ। हाँ, तो आप एक काम करिए ना, आप मेरे को मेल करिए, मैं आपको डिटेल में आपको मेडिसिन बताती हूँ। आप सोनाली हैं राइट? डॉक्टर सोनाली? हाँ। मैंने ऑलरेडी डॉक्टर सोनाली को ईमेल भेजा हुआ है। अच्छा, ठीक है, अप्लाई करूंगी। ओके ओके मैम, थैंक यू। हाँ, हाँ मैडम, थोड़ा ध्यान से करिएगा, बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, हाँ, हाँ। हेलो मैम, हाँ, बोलिए। मैं अकोला से बात कर रही हूँ, अरुणा पाटिल। मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, मुझे थायराइड है। हाँ, 88 mgc की मैं गोली लेती हूँ डेली, पर मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। इसको हटा देना प्लीज। थोड़ा ये डायबिटीज का सेशन था। हाँ पर हाँ हाँ। मैं बताती हूँ आपको, थोड़ा सा रूटीन में मसाज, स्टीम और कुछ हेयर पैक्स होते हैं, हमने भी बताए हैं, वो लगाने से काफी फर्क पड़ता है। बट हाइपोथायराइडिज्म में होता क्या है, यूजुअली कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, तो आप अच्छा, कैल्शियम और ये सब चीजें भी लेना जरूरी है। बोलो 7:30 पौने 8 में। अब 5 हेलो, आवाज नहीं आ रही बराबर, उनकी आवाज आ रही। हाँ मैम, हेलो। हाँ, हेलो मैम, एक मेरा और एक सवाल था। हमारा 61 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन वह वेट बढ़ते जाता है, 85 हो गया, खाते नहीं कुछ ज्यादा, लेकिन फिर भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। अस्थमा भी है, क्या करें? व्यायाम करिए ना। तो अनुलोम विलोम तो करती हूँ 15 मिनट 20 मिनट ऐसे करके। अनुलोम विलोम प्राणायाम है, आपको व्यायाम की जरूरत है। व्यायाम यानी चलने का व्यायाम, या योगासन, कुछ ऐसा जिससे आपको धीरे 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 वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। नहीं हो पाता है, करती हूँ मैम, सवेरे जो होता है
तो हाँ। सीख ली, उसके बाद करती हूँ। तो सवेरे बहुत लग जाता है क्लास 7 से 8, तो हम नहीं 8 से हम 9 बजे करते हैं, लेकिन करती हूँ, कोई फायदा नहीं है। सांस फूलता है तो ज्यादा चल नहीं पाती हूँ, अस्थमा भी है इसलिए चल नहीं पाती हूँ ज्यादा। पूरा धीरे-धीरे पहले तो अस्थमा का दवाई बता देते जो कुछ रिलैक्स होता, और उसके बाद वेट लूज होता। सभी बहुत विभूजन हो से गया। प्रार्थना है कि केवल आज के सत्र में डायबिटीज से जुड़े हुए अपने प्रश्न, अपने विचार, अपनी शंकाएं रखें सोनाली दीदी के सामने, और ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करिए, और आयुर्वेद जैसी सुंदर हमारे भारत की शान इस ट्रीटमेंट मॉड्यूल को अपनाइए, और आयुर्वेद से आप जितने लाभ पा सकते हैं सोनाली दीदी बिल्कुल आप कभी भी उनको मैसेज कर सकते हैं 11 बजे के बाद में, वो इसका जरूर जवाब देगी। तो आप मतलब विभू की कोशिश ही यही है कि आपको जागरूकता, आप जागरूक हो कि आयुर्वेद से भी हमें बहुत कुछ बेनिफिट, बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं। जितना कुछ बताया सोनाली दीदी ने उसके ऊपर में आप अमल करना शुरू करिए, धीरज रखिए, नियमितता रखिए, टिके रहिए। विभू में ऐसी बहुत सारे और सेशंस होने वाले हैं आयुर्वेद से जुड़े हुए, जिसमें हम अन्य बीमारियों पर भी अलग-अलग टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं। इनका नंबर मैडम, मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग जितनी भी बात अभी सोनाली दीदी ने कही है, उनमें से आप अभी करना शुरू कर दीजिए। आपको कैसे शुरू करना है, क्या-क्या फॉलो करना है, सोनाली दीदी से आप फिर से पूछ सकते हैं। पर आप करना शुरू करिए, आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। केवल इंफॉर्मेशन के लिए विभू सेशन नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, है ना? सोनाली दीदी का नंबर है ना? हाँ, अभी ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो आप लोग अच्छा। जरूर से नोट करिए, उन्हें व्हाट्सएप करिए, अपनी समस्या डिटेल में टेक्स्ट करिए, अपनी डायरी मेंटेन करिए, डायरी में एक पेज पर लिखकर उसका फोटो भेज सकते हैं आप लोग। और छोटे-छोटे नुस्खे हैं, बहुत सुंदर तरीके से पारंपरिक तौर पे क्या-क्या हो सकता है हमारे इन बीमारियों में, वो सोनाली दीदी ने बताया है, तो आप लोग उसको करने की कोशिश करिए, है ना? जैसे गुलवेल बताया है दीदी ने, तो आप लोग सभी लोग अभी संकल्प लें कि हर एक घर में, हमारे बगीचे में, हमारी क्यारियों में गुलवेल लहलहाए। इसका भी हमें कोशिश हम करें तो बहुत अच्छा होगा। कहीं न कहीं से शुरुआत करनी है, आयुर्वेद को हमको पूरी तरह से अपनाना है। हमारे भारतीय होने पर हमें गर्व है। गुड़वेल जो मिलता है बाजार में, तो वो ही लाके लगाना है क्या? उसका जो फोटो है वो शेयर करेंगे आप, कोई भी जिनको इसकी आप जब फोटो देखेंगे, आप फोटो दिखाकर आप ये ले सकते हैं। और अच्छा, ठीक। सोनाली दीदी भी बता देगी आपको अभी, और ग्रुप पर भी हम लोग ये इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सभी विभूजन का बहुत-बहुत धन्यवाद इस सत्र में जुड़ने के लिए। आज सोनाली दीदी ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है कि कैसे हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हो सकता है। विभू एक अनूठा उपक्रम है जहां एक ही प्लेटफॉर्म से विभिन्न पैथी से एक्सपर्ट्स द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता हो रही है। इसका पूरा लाभ ले। यह ऑनलाइन है, आपकी सुविधा के लिए और निशुल्क भी। आसानी से नैसर्गिक उपाय कर सकते हैं। जानेंगे तभी कर पाएंगे। कोई भी परेशानी हो तो हमें बताइए। आप सभी के पास विभू का नंबर है, उस पर आप बता सकते हैं 9168691234। गुडविल का फोटो शेयर कर देंगे हम ग्रुप में। विभू अर्थात स्वास्थ्य साथ साथ। आज के सेशन के बारे में ग्रुप में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, फीडबैक दीजिए। ग्रुप सिर्फ फीडबैक के लिए ही ओपन रहेगा। थैंक यू वेरी मच सोनाली दीदी। आप सबके जो भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग प्लीज उसमें लिखकर भेज दीजिएगा, टेक्स्ट कीजिएगा। सोनाली दीदी का मेल आईडी भी सभी के पास है। और हमें ये पूरा वीक डायबिटीज मैनेजमेंट का है, जरूर से जुड़ना है। अदर कुछ नहीं मैम, सिर्फ डायबिटीज, ओनली डायबिटीज की अदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी ये पूरा वीक डायबिटीज का है, 7 तारीख से 13 जनवरी। तो हमें उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। नहीं, ठीक है, और हम लोग बाद में सुबह भी 7 से 8 बजे योग और प्राणायाम हो रहा है।
कल शाम में 5 बजे होम्योपैथिक डॉक्टर शिल्पा घवे जी का सेशन रहेगा। तो हमें हर तरह से जानना है डायबिटीज क्यों, कैसे, क्या होता है और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आज सोनाली दीदी ने हमारे भारत की शान आयुर्वेद से हमारी बहुत अच्छी से पहचान कराई है, डिटेल्स में समझा दिया है कि कैसे होता है डायबिटीज। थैंक यू वेरी मच। आप सभी विभूजन का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रानी दीदी का। जय श्री बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद। अभी के सत्र को मैं यही विराम देती हूँ और आप सभी अपने क्वेश्चंस टेक्स्ट कर सकते हैं। दीदी इसकी लिंक भेजना, दूसरों को भेजना है। हाँ जी, लिंक आपको रात से ही मिल जाएगी दोनों सेशन के लिए। आज जो लिंक आई है वही लिंक चलेगी, अब टॉपिक चेंज मुझे होते दूसरों जाए। को भेजना है लिंक। नहीं, आप विभू ग्रुप में हैं क्या? नहीं, वो भी इसमें ऐड, विभू 3 की लिंक उनको भी इसमें add। आप खुद हैं क्या विभू में? हाँ, मैं उसमें ही हूँ। हाँ, तो अभी लिंक ग्रुप 3 बना है, उसमें आप ग्रुप 3 की लिंक विभू ग्रुप 1 और विभू ग्रुप 2 में डाल दी जाएगी आज। तो आप उन्हें कहिए कि लिंक ग्रुप 3 में ज्वाइन हो जाएं, है ना? मैं 1 जनवरी से इसमें ज्वाइन हूँ दीदी। हाँ, नहीं तो आप जिनको ये लिंक शेयर करना चाहती है उनको अभी जो ग्रुप में डालेंगे ना, ग्रुप की लिंक उनको दे दीजिए ताकि वो व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सके। थैंक यू दीदी। थैंक यू। धन्यवाद रानी को, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत घर बैठ के हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ, बहुत कुछ अनुभव हुआ है। आपका इतना अच्छा साथ मिला है सभी का। नहीं, बहुत इतना अनुभव हुआ है, मैं कह नहीं सकती। थैंक यू। तो आइए अभी के सत्र को हम विराम देते हैं और हम सब मिलेंगे सुबह 7 बजे योग और प्राणायाम सत्र में, डे 2 मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। जय श्री कृष्ण।